बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं। अल्लाह सुबहाना व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मशाल राह हैं। ख़वातीन हज़रात, आज तारीख़ के कुछ औराक पलटते हैं। नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी, नाम तो आपने सुना होगा, मशहूर हस्ती। 1974 में इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये अहमद रज़ा खान कसूरी के वालिद मोहतरम थे। नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी अपने वक्त के बड़े ही बेहतरीन इंसान थे, बड़ी मशहूर शख्सियत थी ये, और इन पर कई कातलाना हमले हुए ख़वातीन हज़रात, लेकिन बिल आखिर 1974 में एक कातलाना हमले में इन्हें कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल का मुकदमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर हुआ और इसी मुकदमे में बादशाह जजेस ने फैसला सुनाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई। ख़वातीन हज़रात, इस फैसले के एक पैरा में जजेस कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ वजारतों और बिलखसूस जो वजारत दाखिला है उसे बदमाशी का डेरा बना रखा था। यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये अल्फाज मेरे नहीं, और ना मैं जानता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी वजारतों में किस तरह के डेरे कायम कर रखे थे। ये मैं आपको मशहूर फैसले का एक पैरा जो है उसके चंद अल्फाज कोट करके बता रहा हूँ। ये आपको बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आजकल पाकिस्तान में हमारी जो वजारत दाखिला है, जिसके सरबराह राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी इस मुल्क में कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो पैदा कर रखा है। ख़वातीन हज़रात, मुबैना तौर पर वजारत दाखिला जो है वो अपनी पूरी की पूरी ताकत अपने मुखालिफिन को कुचलने में लगा रही है, बजाय इसके कि ये ताकत जो है ये मफादे आमा के लिए इस्तेमाल की जाए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाए। पूरी की पूरी इस ताकत को झोंका जा रहा है कि मुखालिफिन जो है उन्हें सर नहीं उठाने देना। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि सबसे पहले अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। उससे शरीफ आदमी पर दर्जनों मुकदमात बनाए गए, उसे निशाने इबरत बनाने के लिए, उसे खौफजदा करने के लिए हर शहर में मुकदमात का ढेर लगा दिया गया। वो बंदा डरा, फिर यहाँ से वो बेचारा भाग गया, चला गया, वो दुबई में गया, फिर दुबई में भी उस शख्स को चैन से नहीं बैठने दिया गया, उस बेचारे को वहाँ परेशान किया गया। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि हुकूमत वक्त जो है दुबई की, उनसे रब्ता किया गया और उन्होंने फिर अरशद शरीफ को दुबई से निकल जाने का कहा। बिलाखिर अरशद शरीफ दुबई से निकल के कीनिया पहुंचे और वहां वो बेचारा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। ख़वातीन हज़रात, बात फिर यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अरशद शरीफ के बाद आपने देखा कि कैसे शहबाज गिल को उठा लिया जाता है और फिर शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ये हमने सुना था कि गवांतानामो बे, अमेरिका की मशहूर ज़माना जेल, उसमें कैदियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता था, इस तरह का इंसानियत सोच सलूक किया जाता था कि वो रिहाई के बाद भी पूरी ज़िंदगी उस ड्रामा से बाहर नहीं निकलते थे, वो पूरी ज़िंदगी खौफजदा रहते थे। ख़वातीन हज़रात, आज पाकिस्तान के इस जमहूरी मुल्क में हमारे आम लोगों के साथ, जमहूरी वर्करों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। शहबाज गिल के बाद ख़वातीन हज़रात बोल चैनल के एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्हें उठाया गया और उनके साथ भी सेम वही प्रोसेस, वही सलूक किया गया। और उसके बाद ख़वातीन हज़रात फिर उठाया जाता है एक 70-75 साल के बूढ़े आज़म सवाती को, और आज़म सवाती को सबसे पहले उसकी फैमिली के सामने उसकी तज़लील की जाती है, उसे मारा जाता है, उसके बाद उसे वहाँ से कहीं और ले जाया जाता है और फिर सेम ख़वातीन हज़रात उस बेचारे को भी बरहना किया जाता है। आज़म सवाती का कसूर क्या था? आज़म सवाती हक और सच की बात के लिए इमरान खान के साथ खड़ा था, ये उसका कसूर था, लिहाजा उसे दुनिया के लिए इबरत बनाया गया, इबरत बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि जो हक के साथ खड़े होते हैं, जो हक के लिए डट जाते हैं, वो फिर किसी से डरते नहीं हैं। आज़म सवाती आज भी हक और सच के साथ खड़ा है ख़वातीन हज़रात, और उसे इबरत का निशान बनाने वाले अपनी बेइज्जती की वजह से अपना मुंह छुपाते कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज मरियम साहबा का एक बयान था कि हम सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड हैं। थोड़ा सा फिर तारीख में चलते हैं।
1985 میں ایک منصوبہ بنایا گیا جسے پروجیکٹ 1985 سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے میں خواتین حضرات جنرل ضیاء الحق صاحب نے مجید نظامی صاحب کے تھرو ایک نوجوان کو ڈھونڈا، ایک ایسا نوجوان جو ان کے احکامات کی تعمیل ان کی مرضی کے مطابق کر سکے۔ جی ہاں، یہ نوجوان کوئی اور نہیں، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ انہیں ڈھونڈا گیا، انہیں تلاش کیا گیا، اور سب سے پہلے تو ان پر یہ مہربانی فرمائی گئی کہ ان کی اتفاق فاؤنڈری انہیں واپس کی گئی، اور اتفاق فاؤنڈری کے علاوہ بھی ان کے جتنے بھی اثاثے اس وقت جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن آرڈر کے تحت قومی آئے تھے، انہیں جنرل ضیاء الحق صاحب نے واپس کر دیا، اور بلا کسی ہیل و حجت واپس کر دیا، کیونکہ اس بندے سے کام تھا۔ اس شخص کو پھر خواتین حضرات جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا کہ پنجاب کی جو وزارت خزانہ ہے اس کا قلمدان سونپا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خواتین حضرات کہ وہ جنرل گیلانی کے آفس میں بعض لوگوں کو چائے اور مشروبات سرو کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ اب یہ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، اصل حقیقت کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں بہرحال ان لوگوں کی اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ تو خواتین حضرات، میاں محمد نواز شریف صاحب، اب آپ بتائیے، جنہیں جنرل ضیاء الحق صاحب اپنی طاقت کے بل بوتے پر سیاست میں لے کر آتے ہیں، پہلے وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا جاتا ہے، اور پھر یہیں سے وہ سیاست کی طرف آگے بڑھتے ہوئے وزارت اعلیٰ کے جو ہیں جناب منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، میاں نواز شریف صاحب اپنی ذاتی حیثیت سے یہاں تک نہیں پہنچے تھے، وہ اپنے ذاتی قد و قامت کی وجہ سے یہاں تک نہیں پہنچے تھے، لوگوں میں ان کی اپنی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی، لوگ انہیں اس طرح سے نہیں جانتے تھے کہ انہیں ووٹ کرتے اور وہ وہاں تک پہنچ جاتے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کی طاقت کے بلبوتے پر میاں صاحب جو ہیں وہ ترقی کرتے ہوئے پہلے وزارت اعلیٰ اور پھر آج وہ ترقی کرتے ہوئے خواتین حضرات آپ جانتے ہیں کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس تک جا پہنچے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اس کے بعد آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ الیکٹڈ کون ہے اور سلیکٹڈ کون ہے۔ یہاں عمران خان کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ عمران خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے۔ خواتین حضرات، وہ شخص جس نے 23 سال محنت کی اپنی جماعت کے لیے، اور جب یہ شخص چلا تھا تو یہ تو سچ مچ واقعی اکیلا تھا، نہ اس کا باپ سیاستدان، نہ اس کا دادا سیاستدان، نہ اس کے خاندان میں اس سے پہلے کوئی جنرل، کرنل یا اس طرح کا کوئی بندہ تھا۔ یہ شخص جسے کرکٹ کے لحاظ سے ہم لوگ جانتے تھے، 1992 کا ورلڈ کپ اس شخص نے جتوایا، اور اس کے بعد پھر اس شخص کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے شوکت خانم ہاسپٹلز جو ہیں ان کی بنیادیں رکھی۔ تو اس حوالے سے اس شخص کو لوگ بہرحال جانتے تھے، عام لوگوں میں اس شخص کی پذیرائی موجود تھی۔ اس شخص نے 23 سال پھر خواتین حضرات محنت کی، اپنی سیاسی جد و جہد کو جاری رکھا، بہت تھوڑے سے لوگوں کو لے کر یہ بندہ چلا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ قافلہ بنتا گیا، اور آج یہ شخص اس جگہ پر موجود ہے کہ پورے کا پورا پاکستان اس شخص کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو اس شخص میں ایک امید نظر آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو انہیں لیڈ کرتے ہوئے ان کی آنے والی نسل کی منازل تک لے کے جائے۔ حضرات، آج سپریم کورٹ میں ایک بڑے ہی اہم کیس کی سماعت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے سے معذرت کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اب جو الیکشن ہیں یہ 8 اکتوبر کو کروائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ چلے گئے، اور خواتین حضرات حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پٹیشن صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے بلکہ 22 کروڑ عوام کے متعلق ہے، کیونکہ یہ حقوق عامہ کی پٹیشن ہے۔ خواتین حضرات، پی ٹی آئی نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن وہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروانا چاہتا، اور اس میں ان کی بدنیتی موجود ہے، لہٰذا سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے اور الیکشن کمیشن کو اس کے لیے تنبیہ کرے، تاکہ 90 دن کے اندر جب سے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں
तब से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर केपी और पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आज की इस समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स जो हैं जजेस के वो भी सामने आए। सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि हम हवा में फैसला नहीं कर सकते, हम देखेंगे, सबकी बात सुनेंगे और उसके बाद जो मुनासिब होगा वो फैसला जारी करेंगे। और इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ये कह चुके हैं कि जो इलेक्शंस हैं ये हर सूरत में 90 दिन के अंदर होने हैं। आज की इस समाअत में ख़वातीन हज़रात जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो हैं वो उनके बड़े ही अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि वो कानूनी तौर पर इलेक्शंस की डेट देने के मजाज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत तारीख दे रहा है, किस कानून के तहत डेट अनाउंस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो उनके अपने मौक़िफ़ का तज़ाद है। ख़वातीन हज़रात, आज इस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मुतल्लिकीन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दी हैं। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी और देखेंगे कि ये केस किस तरफ जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट चूँकि पाकिस्तान की सलामती और इंसाफ का वाहिद इदारा है और सबसे बड़ा इदारा है, इंशाअल्लाह वो हुकूक आमा की इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। ख़वातीन हज़रात, आज के इस व्लॉग से इतना ही। अगली नशिस्त तक के लिए ज़ुबैर मुगल और मेरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।